अच्छा जी, हम आ गए थे बेटा एसिड्स एंड बेसिस तक। तो वहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं एसिड्स एंड बेसिस से। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है वैसे? एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। सिंपल सी डेफिनेशन है एसिड की, प्रोटॉन का डोनर। यस। और बेस क्या होता है बेटा? प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड प्रोटॉन डोनर है तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमारे पास क्या क्या है बेटा? देखो, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर है, कोरोसिव इन नेचर है, बर्न्स स्किन, और टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह से आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें वाटर कम होता है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है और एसिड की क्वांटिटी कम होती है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी की अगर आप बात करो तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास जो पहला रिएक्शन होता है वो है when metal reacts with acid so they are going to form salt and hydrogen gas। ये सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। मेटल का रिएक्शन है एसिड के साथ, मेटल का रिएक्शन है एसिड के साथ। लेकिन कॉपर और सिल्वर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। कॉपर और सिल्वर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉपर और सिल्वर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। वैसे बाकी जो मेटल्स होते हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू के रिएक्टिव मेटल, तो वो HCl से आसानी से रिएक्शन कर लेंगे। HCl के बजाय कोई भी एसिड हो, मेटल रिएक्शन करेगा उससे और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे आपके पास। फिर हम आते हैं कि लेट सपोज आपके पास कार्बोनेट है। लेट सपोज आपके पास कार्बोनेट है, उसका सल्फ्यूरिक एसिड से या किसी भी एसिड से रिएक्शन करवाओ। कार्बोनेट का तुम किसी भी एसिड से रिएक्शन कराओ, तीन चीजें बनेंगी: सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तुम कार्बोनेट का किसी से भी रिएक्शन कराओ, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, तुम्हारे पास तीन चीजें बनेंगी। एसिड कोई सा भी ले लो, कार्बोनेट कोई सा भी ले लो, इट्स अप टू यू। मैं तुम्हें एक जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ। when whenever carbonates are going to react with acid, so they are going to form salt plus carbon dioxide and plus water। इसी तरह से आपके पास नॉट ओनली दिस नॉट ओनली दिस वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज वेल। अब आप पूछोगे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद HCl ना, तो मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर होगा, तभी तो HCl से रिएक्शन कर रहा है। भाई कोई चीज अगर एसिड से रिएक्शन कर रही है तो समझ जाओ ना, खुद बेसिक है। खुद बेसिक है, एसिड बेस्ड रिएक्शन कर रही है वो। सॉल्ट बना और वाटर बना, हमेशा जब भी एसिड बेस्ड रिएक्शन करेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा। बहुत मशहूर रिएक्शन आते हैं NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस HNO3। तो एसिड बेस है, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, सिंपल, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। अच्छा, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल इस क्वेश्चन की हैसियत नहीं है लेकिन आता जरूर रही है। मतलब आएगा तो गले का फंदा बन जाता है क्योंकि बच्चे इस तरफ तवज्जो देते नहीं है। तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत कॉमन सा यूज है, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ होता है, याद कर लो इसको, आता है, तभी इन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ इसी का ही बताया है। बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो एल्कली क्या होता है सर? वो भी प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो भाई दोनों में फर्क क्या है? बेस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्कली इज सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली सॉल्युबल सर पहचानेंगे कैसे यार इनको? तो बेटा हर वो फॉर्मूला जिसमें आपको ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड नजर आए वो बेस होगा। NaOH बेस है, क्यों है? हाइड्रोक्साइड है। Na2O बेस है, क्यों है? ऑक्साइड है। MgO बेस है, क्यों है? ऑक्साइड है। अल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस है, क्यों है? ऑक्साइड है। कुछ वो होती है ना, आइडेंटिफिकेशन होती है। हर एसिड की पहचान क्या है? उसमें हाइड्रोजन होगा। HCl हाइड्रोजन है, H2SO4 हाइड्रोजन है, HNO3 हाइड्रोजन है, चीकू में हाइड्रोजन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन है। तो ये इस तरह से आप इनको याद करके रखो। जिस तरह से एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह से बेस की भी होती हैं, यानी कि एल्कली की भी होती है आपके पास। जैसे बेस, जैसे आपका एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एल्कली भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एसिड भी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, एल्कली भी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। इसी तरह से आपका एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो एल्कली रेड को ब्लू करेगा। दोनों कोरोसिव इन नेचर है, एसिड भी कोरोसिव इन नेचर है, एल्कली भी कोरोसिव इन नेचर है। दोनों सॉल्युबल इन वाटर है। ओके हो गया? काफी प्रॉपर्टीज इनकी मैच करती हैं, काफी ज्यादा। हाँ,
केमिकल प्रॉपर्टी की अगर तुम बात करो, अभी मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वही प्रॉपर्टी एल्कली की भी है। तो ये जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो वाटर बनेगा। अच्छा, इसका एक रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा रिएक्शन है? वो कौन सा रिएक्शन है अगर मैं आपको याद दिलाऊं? ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसको तुम ना रट लो इसको तुम। क्या प्रोडक्ट बनेगी और टाइप ऑफ रिएक्शन सोडियम तुम्हें पता होना चाहिए। क्लोराइड, राइट? तो किसी को याद है? किसी को याद है क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। अमोनिया बनेगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा, और वाटर बनेगा। अमोनिया टाइप से। ऑफ रिएक्शन पता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आप पूछोगे क्यों डिस्प्लेसमेंट है? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग वीक को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर तुम्हें अमोनियम के सॉल्ट में से अमोनिया को निकलवाना हो तो तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस तुम यूज करोगे, चाहे वो NaOH हो या चाहे वो KOH हो, ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरह से बेटा आपके पास एक फेमस इक्वेशन है, ये वाली बड़ी फेमस इक्वेशन है, आयोनिक इक्वेशन फॉर एनी एसिड एंड बेस। आयोनिक इक्वेशन फॉर एनी एसिड एंड alkali, H plus plus gives H2O। काफी दफा पूछता है, with state symbol write down ionic equation when any acid is going to react with any alkali। तो ये उसकी इक्वेशन है, पता होनी चाहिए, अपने जहन में इसको सेव कर लो। अच्छा, फिर क्या है पीएच? पीएच क्या होता है भाई? पीएच एक स्केल है जिससे हम एसिडिटी या बेसिसिटी बताते हैं। एसिड की पीएच लेस देन 7 होती है, बेस की पीएच ग्रेटर देन 7 होती है, और न्यूट्रल पीएच 7 होती है जो कि वाटर की होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो 1 2 3 होगी, वीक एसिड होगा तो 4 5 6 होगी, स्ट्रॉन्ग बेस सर, होगा तो 11 12 13 14 होगी। यस। सर वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसके अंदर वाटर भी होते हैं ना, अमोनिया प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। यस, ओके। अमोनिया प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। उसको एज अ जनरल इक्वेशन तुम लिख सकते हो, अमोनिया प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। ओके सर। अच्छा जी, और पीएच क्वेश्चन याद आ गया मुझे एक। भाई हम पीएच कितनी तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं? आप एक बोलोगे पीएच मीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच मीटर आप डिप कर दो सॉल्यूशन में, तुम्हें पीएच पता लग जाएगी। या तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आपको किसी भी सॉल्यूशन की पीएच आराम से बता देता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आपको किसी भी सॉल्यूशन की पीएच आराम से बता देता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम याद रखिएगा। अच्छा जी, तो बेटा ये कुछ चीजें हैं, यू शुड यू शुड मेमोराइज, यू शुड मेमोराइज के जो पीएच इंडिकेटर है उनका हम कलर देखकर पीएच फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर रेड आ रहा है तो बिलो 3 है, क्या ऑरेंज येलो आ रहा है तो 3 to 6 है, ग्रीन आ रहा है तो 7 है, ब्लू आ रहा है तो ये है, वायलेट आ रहा है तो ये है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे हमें पता लग जाता है पीएच देखकर, यानी कि कलर देखकर हमें पीएच ऐसे पता लग जाती है, तो उसमें मेंशन हुआ होता है सारा ये। आइए जरा फिर ऑक्साइड्स पर। ऑक्साइड क्या है? ये बेसिकली डायटोमिक होते हैं ये। यूं कह लो इनको तुम के ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, इन विच वन एलिमेंट इज ऑक्सीजन, जैसे कि H2O, MgO, CaO, Na2O, Al2O3, SiO2, है ना, P4O6, P4O10, SO2, SO3, NO2, NO, CO, CO2। ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, इन विच वन एलिमेंट इज ऑक्सीजन, सो दिस इज एन ऑक्साइड। ऑक्साइड की कितनी टाइप्स होती हैं? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। 4 टाइप्स ये हो गई। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? जब नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, नॉन मेटल। और जब मेटल कनेक्ट हो तो बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जिनमें डुअल बिहेवियर होता है। वो कौन कौन से होते हैं? Al2O3, ZNO, PbO। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नल्ले होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक, H2O, CO, NO। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी दफा पूछ लेता है वो।
ये टॉपिक भी आता है, आप लोगों ने पेपर किए हैं, आप लोगों को अच्छा आइडिया होगा इसका, कि वो पूछता क्या है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज्यादा, जिस सॉइल की पीएच बैलेंस नहीं होती है, तुम उनमें प्लांट को ग्रो करके दिखा दो, फिर तुम्हें पीएच को मेंटेन रखना पड़ेगा बेटा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्लांट, आपकी सॉइल की जो पीएच है, आपके सॉइल की जो पीएच है वो ज्यादा एसिडिक है, तो भाई उसमें बेस डाल दो ना, उसमें क्विक लाइम डाल दो, क्विक लाइम डाल दो, स्लेग लाइम डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। उसका फायदा क्या होगा, तुम्हारी तुम्हारी जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइमिंग ऑफ द सॉइल। क्यों किया, ताकि हमारा प्लांट ग्रो करे, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए आराम से। तो ये बेस का जो नाम है ना बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये मेन बात है, मार्किंग स्कीम की टर्म है ये। ऐसा नहीं कोई सा भी बेस तुम डाल दो, NaOH डाल दो, NaOH डाल दिया तो जो है ना कुछ ज्यादा ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। तो ये स्पेसिफिक है सॉइल के लिए, दिस इज स्पेसिफिक, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। सॉल्ट कैसे पता लगेगा, सॉल्ट का मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा। सॉल्ट का कैसे पता लगेगा, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा। सर कोई एग्जांपल देना, NaCl। सर ये सॉल्ट है, हाँ सॉल्ट है। सर एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। सर बेस क्यों नहीं है, क्योंकि O या OH नहीं है। एक तो ये मैंने तुम्हारा मसला क्लियर कर दिया। सर सॉल्ट क्यों है, मेटल और नॉन मेटल है। सर MgCl2 सॉल्ट है, जाहिर बात है। सर Na2SO4 भी सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि क्योंकि Na मेटल है, सल्फेट नॉन मेटल है। तो पहचानना बड़ा आसान है सॉल्ट को, एंजॉय है। सॉल्ट को पहचानना कोई मसला नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंपॉर्टेंट बात है, आगे ना सॉल्युबिलिटी रूल्स। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर हैलाइड, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ऑल कार्बोनेट्स लाइक अमोनियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्युबल हैं, बाकी सारे कार्बोनेट इनसॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल हैं, याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट डिपेंड कर रहा है सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर। आइए जरा, हमारे पास तीन वो है, मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के बेटा। एक तो आपके पास है इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड। कौन सा, इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड। इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते थे हम, उस मेथड का नाम था प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड में एक ओवरव्यू करवा रहा हूँ, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखो जरा, आंखें बंद करके मेरी बातों को सुनते रहो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तीनों सॉल्ट तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या करना है। पहला मेथड बता रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड की एग्जांपल ले लो तुम, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, व्हेन यू मिक्स टू सॉल्युबल सॉल्ट्स, व्हेन यू मिक्स टू सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। अब सिल्वर क्लोराइड को मैं बनाने के लिए क्या क्या चीजें लूं, AgCl बनाना है, तो आपको कोई दो ऐसे कंपाउंड्स लेने हैं जो सॉल्युबल हो। AgNO3 ले लो यार, AgNO3 से Ag आ जाएगा, AgNO3 से Ag आ जाएगा। और Cl के लिए तुम HCl ले लो, बन गया AgCl। अब तुमने बीकर लिया, उस बीकर में, खाली बीकर, एम्प्टी बीकर लिया, उस बीकर में तुमने हाफ ऑफ कप AgNO3 डाल दिया, हाफ ऑफ कप HCl डाल दिया। जैसे ही तुमने डाला, जैसे ही तुमने डाला उसमें, तो अचानक से AgCl बन गया। जब अचानक से AgCl बना, तो AgCl तो इनसॉल्युबल होता है, उसकी उसके प्रेसिपिटेट्स बन गए, उसके प्रेसिपिटेट्स बन गए। ओके, जब प्रेसिपिटेट्स आपके बन गए उसके, तो अब होगा क्या, कि उसको तुम फिल्टर आउट कर लो, उसको तुम क्या कर लो, फिल्टर आउट कर लो। जब तुम उसको फिल्टर आउट करोगे, जब तुम उसको फिल्टर आउट करोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, AgCl आ जाएगा। अब तुम उसको वॉश करो, अब तुम उसको वॉश करो विद वाटर, विद डिस्टिल वाटर, और उसको ड्राई कर लो। ये था इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन। सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं दो मेथड से, एक है एक्सेस बेस मेथड और एक है टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन मेथड में हमने ब्यूरेट में लिया, लेट सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉनिकल फ्लास्क में लिया HCl। अब आपको तो नहीं पता ना कितने वॉल्यूम पे आके न्यूट्रलाइजेशन होगी, आपको तो नहीं पता ना कि कितने वॉल्यूम पे आके न्यूट्रलाइजेशन होगी। तो आपने पहले टाइट्रेशन करवाई, आपने पहले टाइट्रेशन करवाई, और आपको वॉल्यूम पता लग गया कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे आकर आपके पास टाइट्रेशन हो रही है। एक तो ये है, ओके।
और दूसरा ये कि आपको जब वॉल्यूम पता लग गया, अब आप दोबारा टाइट्रेशन करवाओ। जब आप दोबारा टाइट्रेशन कराओगे, पर्टिकुलर वॉल्यूम आपको पता लग गया है आपको वॉल्यूम, अब उस वॉल्यूम को आप इतनी वॉल्यूम तक टाइट्रेट कराओ, आपके पास सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड। अब उसमें एक्वस सॉल्यूशन है वो, उसको तुम इवेपोरेट करवा दो। इवेपोरेट करवाने से इवेपोरेट करवाने से वाटर तो निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बचेगा। लेकिन मसला ये है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर है। मैं उसको वॉश किस चीज से करूं? वॉश करो तुम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। किससे वॉश करो? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जब तुम उसे वॉश करोगे ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जब तुम उसे वॉश करोगे तो फिर तुम उसे ड्राई कर दो। ये है टाइट्रेशन मेथड। एक्सेस बेस एक्सेस बेस मेथड क्या है? एक्सेस बेस मेथड क्या है? उसमें आपने लेट सपोज प्रिपेयर करना है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए आपने MgO ले लिया और H2SO4 ले लिया। MgO ले लिया और H2SO4 ले लिया, ओके। अब MgO आपने लिया एक्सेस एक्सेस में और H2SO4 में मिक्स कर दिया। एक्सेस में MgO आपने इसलिए लिया है एक्सेस में MgO आपने इसलिए लिया है क्योंकि MgO एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं चाहता हूं कि मेरे सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड की कोई कंटामिनेशन ना हो। आप MgO को एक्सेस में ले लो, जब MgO जब बच जाएगा ना, उसको तुम फिल्टर आउट कर देना। MgO को आपने फिल्टर आउट कर लिया, एक्सेस MgO को फिल्टर पेपर से पास हो गया MgSO4, ये तुम्हारा सॉल्ट है। अब दिस इज सोल्यूबल सॉल्ट, इसको भी तुम वॉश करोगे किससे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, दैट इज हेक्सेन। और फिर तुम उसे ड्राई कर देना। तो ये सॉल्ट को प्रिपेयर करने के मेथड है। तुम्हारे मार्क्स यहाँ से सेव हो सकते हैं, ये अच्छे अच्छे मार्क्स का आता है। बेटा ये है वो टेस्ट फॉर गैसेस। ये पेपर 6 में तो आपको दे दिया जाएगा, पेपर 4 में तो तुम्हें दे देंगे, ATP पेपर में तुम्हें दे देंगे, लेकिन थ्योरी पेपर में थोड़ी देंगे कोई तुम्हें ये। याद करो इनको। ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, CO2 का क्या है, SO2 का क्या है, Cl2 का क्या है, अमोनिया का क्या है, कैटायंस के टेस्ट क्या है, कॉपर का क्या है, आयरन 2 का क्या है, आयरन 3 का क्या है, लेड का क्या है, जिंक का क्या है, अमोनियम का क्या है, NO3 का क्या है, एनायंस के। ये सारे Sir, टेस्ट तुम्हें मेमोराइज करने हैं भाई, sir, सारे टेस्ट। can you please minimize a bit? I want to take a screenshot. ओके, ये मैं भेज दूं आप लोगों को? भेज देता हूँ ये मैं, है ना, भेज देता हूँ मैं ये आपको। जस्ट 1 मिनट। ये मैं आप लोगों को, बेटा ये आ गए आपके पास। Sir, the ये color मैं for आपको oxygen is व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप पे। एक Sir, can दो you also तीन send the ये आ गया salt आपके पास, preparation? मैं ढूंढ के अभी भेज देता हूँ। ये जरा आगे। Okay, sir. तो बेटा दिस इज redox, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को हम तीन चार तरीकों से डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा गेन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तीसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, और चौथा क्या है? इंक्रीज इन चार्ज। चौथा क्या है? इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन क्या है? इसका रिवर्स। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन चार्ज। अच्छा, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालने आने चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसकी मैं। कौन से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता होने चाहिए तुम्हें, आइए जरा हम बताते हैं आपको। लेट सपोज बेटा आपके पास है K2Cr2O7। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें मुझे क्रोमियम का चार्ज निकाल के बताओ। तो पता है क्या करोगे? कि इस +1 मल्टीप्लाई बाय 2 Cr you have to find out 7 oxygen is -2 is equal to 0. 2 ones are 2, then 2Cr plus minus minus, 7 twos are 14 is equal to 0, then 2Cr, then minus का 12 is equal to 0, then 2Cr, वहां जाकर प्लस का 12, then Cr is equal to प्लस का 6. This is the charge of chromium. दिस इज द चार्ज ऑफ क्रोमियम। मैं एक इक्वेशन बता दूं आपको, इसको समराइज कर देता हूं मैं सबको ना। मैं इसको समराइज कर देता हूं कि इस चैप्टर से क्या क्या आपसे पूछेंगे। बेटा दिस इज द इक्वेशन दैट वी डिड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसमें आपको क्या क्या बताना है? आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट। आपको इसमें ये बताना है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट।
ये आपको यहाँ पे फिर क्या है बेटा, ये Fe2O3 Fe में चेंज हो गया, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, सीधा 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 लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। सो दिस इज reduced, this is reduced, this is oxidized, this is oxidized। जो ऑक्सीडाइज होता है वो कौन होता है, वो कौन होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो Reducing कौन agent. होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसीलिए इसके जो सामने वाला होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बात खत्म। इस चैप्टर का मतलब ये इसकी शॉर्टकट थ्योरी है इसकी, है बस, इससे ज्यादा चीजें इस चैप्टर से नहीं पूछेगा तुमसे वो, तो यही तुम्हें बार बार चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, आइए जरा मेटल्स पर। मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, गुड कंडक्टर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोनरस होता है। ये सारी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैं। मेटल्स आर, metals are having lower melting point as compared to alloy, क्योंकि alloy में mixture of different metals होते हैं having different sizes। जब उसके Sir, they don't have sizes chemical properties. नहीं, वो भी है, नीचे लिखी है बेटा मैंने, वो नीचे है प्रॉपर्टीज केमिकल। अच्छा, एलॉयज के डिफरेंट साइजेस होते हैं तो वो कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर। एलॉयज के जो साइजेस हैं मेटल के वो डिफरेंट होते हैं। लेट्स सपोज ब्रास, ब्रास एक एलॉय है जो डिफरेंट एलिमेंट का मिक्सचर है। Different element means different size. Different size means they do not have a layered structure and the layers cannot slide over each other. When the layers cannot slide over each other, so फिर तो वो हार्ड हो गया, फिर तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और एक्चुअल में एलॉयज के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इनको बनाने का पर्पस भी ये होता है कि हम इनको अपने स्पेसिफिक यूज में लगा सकें। देखो जरा, ये एलॉयज में डिफरेंट साइजेस आ गए आपके पास, तो ये स्लाइड स्लाइड कैसे करेगा जबकि ये लेयर्ड है। Layers can move over each other, layers can slip over each other, so this is the soft as compared to alloy। तो ये इनमें डिफरेंस है, ये याद रखिएगा आप। रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज बेटा आपको बहुत सारी चीजें बता रही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है इस चैप्टर से, काफी इंपॉर्टेंट, काफी काफी आते हैं, काफी आते हैं। तो ये है ना, खाला नसीमा का मंगेतर अली जैन पप्पू हैदराबाद से कॉपर और सिल्वर लेकर आया। ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हारा जो दिल करे तुम अपने उससे याद कर लो बेटा, हर एक का एक अपना नेमोनिक होता है, तो मतलब तुम उसको कुछ भी करके तुम इसको याद कर सकते हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज यू मस्ट मेमोराइज, यू मस्ट मेमोराइज एट एनी कॉस्ट, क्योंकि फिर तुमसे रिएक्शन नहीं होंगे, मैं बता दूं आपको कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि आइए जरा इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। भाई ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कॉपर इज गोइंग टू रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नीचे है सिल्वर ऊपर है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सॉरी कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है, तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव तो आएगा, इसको लात मारेगा, निकालेगा इसको, चल निकल बाहर, खुद उसकी जगह आके लग गया। यस, रिएक्शन विल अकर because the copper is more reactive than silver, but if what if you have this reaction, what if you have this reaction, so you will say no reaction, क्योंकि silver is less reactive than copper, so how it's going to displace the copper। तो इसलिए reactivity series will matter a lot if you are going to predict the product of the reaction, whether or not the product will form। तो it depends on reactivity series। बेटा ये है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप ये पूछो कि ये आपने कैसे बनाई, ये हमने नहीं बनाई, हमने मिलके बनाई है, ये डिफरेंट लोगों ने मेहनत करके बनाई है। कैसे यार, मुझे कैसे पता लगा यार कि पोटेशियम इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, पोटेशियम इज द मोर रिएक्टिव, भाई मुझे कैसे पता लगा। तो बेटा हमने ये रिएक्शन करवाए हैं सारे, उनको ऑब्जर्व किया है, कौन वायलेंट रिएक्शन है, कौन विगरस रिएक्शन है, कौन एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, कौन स्लो रिएक्शन है, कौन मॉडरेट रिएक्शन है। उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि किसको कहाँ रखूं और किसको ऊपर रखूं और किसको नीचे रखूं और किसको बीच में रखूं और किसको कहाँ रखूं। फाइनली वी मेड दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। कभी हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कभी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कभी हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं मेटल का, जस्ट टू नो वेदर द मेटल इज रिएक्टिव और नॉट। और ये सारे रिएक्शन करवाने के बाद वी मेड अ टेबल फॉर यू
और हमने आपको खीर ला के दे दी, हम कह रहे हैं ये लो खा लो जरा खीर। तो ये खीर बनाने से पहले कितनी मेहनत हुई है ये आपको नहीं पता। तो ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, हमने क्या क्या करवाया। पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, वायलेंट रिएक्शन। सोडियम जब करेगा तो वायलेंटली, मतलब उससे थोड़ा सा लो ग्रेड। मॉडरेटली, स्लोली, रेडिली विद स्टीम, स्टीम मतलब गर्म पानी। रेडिली, स्लोली, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। भाई देखो ना, ऑब्जर्वेशन है ना यार, ऐसी थोड़ी हमने कोई रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, उसके पीछे साइंस है, पूरी थ्योरी है उसके पीछे। लेकिन तुम लोगों को रट्टा लगाना है रिएक्टिविटी सीरीज का। ये देखो, फिर भी दिल को सुकून नहीं आया वाटर से करवा के रिएक्शन, फिर भी दिल को सुकून नहीं आया। फिर भी हम कह रहे हैं कि यार मतलब कुछ और भी बताओ यार, और कंफर्म करो, और कंफर्म करो। आइए जरा इसका रिएक्शन हम फिर और करवाते हैं, किसके साथ, HCl के साथ। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, वायलेंट वायलेंट वायलेंटली, रेडिली, मॉडरेटली, स्लोली स्लोली, नो 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 नो। यहाँ से भी तुम्हें आइडिया मिल गया, यहाँ से भी तुम्हें आइडिया मिल गया, और क्या चाहते हो तुम यार। फिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, कंफर्मेशन, दिस इज द फुल कंफर्म्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये बात याद रखिएगा, ओके। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आप किसी भी कंपाउंड में से किसी मेटल को सेपरेट कर रहे होते हो। किसी भी, लेट सपोज Al2O3 है, एल्यूमिनियम को यहाँ से सेपरेट करोगे, अगर तुम एल्यूमिनियम को यहाँ से सेपरेट करोगे, तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा एल्यूमिनियम को मैं यहाँ से सेपरेट कैसे करूँ। रिएक्टिविटी सीरीज करवा दूं, और सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दूं, या कुछ और करवाऊं। अगर तो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जोर से चिपका हुआ है उसके साथ, एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, एकदम टाइटली अट्रैक्टेड है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। वैसे ही अगर कम अट्रैक्टिव है तो फिर तुम उसका कार्बन से उसको रिड्यूस करा दो। लेट सपोज, आइए जरा आप देखते हैं, इस लाइन को जरा पढ़िएगा। Zinc and metals lying below in the reactivity series can be extracted from their oxide through heating with carbon. Zinc metal और उससे बिलो जितने भी हैं, अगर उनके कंपाउंड में से तुम्हें उनको सेपरेट करना हो, लाइक Fe2O3, क्यों इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे इसकी, तुम क्यों करवाओगे, क्यों करवाओगे। आयरन तो बिलो जिंक है, आयरन तो बिलो जिंक है, इसको हटाओ, इसका रिएक्शन करा दो तुम कार्बन के साथ, लेके चला जाएगा, निकल जाएगा, इसको छप्पड़ में शॉर्ट हो जाएगा वो, नहीं कराओ इसकी तुम इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये तुम्हें आइडिया होगा इस टॉपिक को करने के बाद। अब एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स above in the reactivity series form very stable oxide that are not easily reduced. They can only be extracted through electrolysis. MgO, NaO, CaO, K2O, Li2O, Rb, मतलब एक मिसाल दे रहा हूं तुम्हें मैं कि ये वो हैं जो स्टेबल है, इनके मेटल रिएक्टिव है, तो तुम उनको नहीं सेपरेट कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है। उसमें स्पेसिफिकली जो टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, भरपूर तरीके से आ रहा होता है, आपको अच्छी तरह से पता है बेटा। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हम हेमाटाइट, कोक और लाइमस्टोन लेते हैं, सबको एक साथ डालते हैं, कार्बन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 का दुश्मन है, वो उससे ऑक्सीजन को खींच लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को खींच लिया, आयरन को सेपरेट कर दिया। दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, सिंपल। फिर वो पूछेगा इसमें इम्प्यूरिटी होती है सिलिका, वो कैसे रिमूव करोगे, तो उसके लिए हमने डाला कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड विल कंबाइन विद सिलिका टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट। अभी हम परसों एक पेपर कर रहे थे, बिल्कुल रिसेंट 24 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाउ द इम्प्यूरिटी कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉक्साइड। बॉक्साइड इज योर Fe2O3। ओके, आइए जरा स्टील। स्टील एलॉय है आयरन और कार्बन का। स्टील की जो प्रॉपर्टी है उसको तुम चेंज कर सकते हो मेटल की क्वांटिटी को चेंज करके, मेटल की क्वांटिटी को चेंज करके। अब देखो, तुम ब्लास्ट करने से जो तुम्हें आयरन मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड द पिग आयरन या कास्ट आयरन, और उसमें बहुत इंप्यूरिटीज होती हैं। उन इंप्यूरिटी को तुम रिमूव करते हो ऑक्सीजन डाल के, ओके, ऑक्सीजन डाल के तुम उसे इंप्यूरिटी को रिमूव करते हो, और वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, प्योर आयरन मिलेगा, जिसको हम कहते हैं रॉट आयरन। अब तुम उसमें क्या करो, परसेंटेजेस डालो कार्बन की, डिफरेंट परसेंटेजेस, तो आपका स्टील बन जाएगा। लो कार्बन, low carbon steel, mild steel is hard and malleable and can be used to make car bodies. जबकि जो हाई कार्बन स्टील होता है वो हार्डर बट मोर brittle
than low carbon steel and is used to make cutting tools. Stainless steel is a mixture of iron, carbon, chromium, nickel. देखो मेमोराइजेशन है सारी, ये सारी मेमोराइजेशन है, तो ये आपको याद करनी है, पता होनी चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन में दो चीजें नेसेसरी हैं, एक वाटर है, एक ऑक्सीजन है। इनकी प्रेजेंस पे रस्टिंग होती है, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होती है। रस्टिंग मींस आयरन का ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करें? पेंट कर दो उसे, या किसी मेटल की लेयर लगा दो उसके ऊपर तुम, जो उसको प्रोटेक्ट करे एक्सपोज होने से। एक्सपोज किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से और वाटर से, तो एक्सपोज होने से बचाओ उसे तुम। कोटिंग कर दो, कलर कर दो कोई उस पे यार। या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी एक मेथड है तुम्हारे पास, कोई मोर रिएक्टिव मेटल चिपका दो वहां पे, हवा को बेवकूफ बना दो, पानी को बेवकूफ बना दो तुम, मैग्नीशियम चिपका दो। अब मैग्नीशियम तो बहुत रिएक्टिव है, तो पानी मैग्नीशियम से रिएक्शन कर लेगा, पानी क्या करेगा? मैग्नीशियम से रिएक्शन कर लेगा, तो वो रस्टिंग से बच जाएगा आपका आयरन। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस में हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं इनटू डिफरेंट आयंस बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या चीजें यूज होती हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैथोड, एनोड, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट जिसकी तुम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, और लेट सपोज स्टार्ट करते हैं मोल्टन आयोनिक कंपाउंड से। मोल्टन आयोनिक कंपाउंड मतलब NaCl। NaCl लिक्विड लिखा हुआ है, लिक्विड का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये वाटर है, लिक्विड का मतलब लिक्विड है। मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर दिया तो वो सॉलिड लिक्विड बन गया, बट देयर इज नो वाटर, रिमेंबर। तो सोडियम क्लोराइड को जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इसके दो आयन बनेंगे, एक Na+ और एक Cl-। Na+ कहाँ जाएगा? कैथोड पर, और Cl- कहाँ जाएगा? एनोड पर, एनोड पर। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड हुआ, डाइल्यूट एक्वस, तो एक्वस का मतलब पानी आ गया। अब पानी आने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास कैथोड पे जाने के लिए दो लोग तैयार हैं, एक Na+ और एक H+। एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मेटल कभी भी नहीं जाएगा कैथोड पर, अनटिल और अनलेस आपके पास मोल्टन का केस हो। ये मोटे मोटे अल्फाजों में बोल्ड करके अपने पास लिख लो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मेटल कभी भी नहीं जाएगा सिवाय मोल्टन के केस में। एक्वस के केस में हमेशा H+ चला जाएगा, हमेशा, ऑलवेज 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 ऑलवेज, दिस इज फिक्स्ड, whether you have diluted solution, whether you have concentrated solution, remember this is very important point। जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ ना, तो आपके पास एनायंस दो तरह के, एक OH- which is coming from water and एक Cl- which is coming from sodium chloride। तो डाइल्यूट होगा तो वाटर का OH- चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सोडियम क्लोराइड का Cl- चला जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेटेड का और डाइल्यूट का। ओके, Read that line. Group 1 or 2 never goes सॉरी, to what? Can you please? ग्रुप वन एंड टू will never go to cathode in aqueous case, but in molten case it will go। मोल्टन के केस में तो चला जाएगा, क्योंकि देर इज नो पॉसिबिलिटी, देर इज नो वाटर, देर इज नो एनी H+ आयन और OH- आयन। लेकिन एक्वस में आपके पास पॉसिबिलिटी तो है ना यार, H+ और Na+ की। तो रिएक्टिव मेटल कभी भी नहीं जाते, रिएक्टिव चीज कभी भी नहीं जाती इलेक्ट्रोलिसिस में। ये थ्योरी है इलेक्ट्रोलिसिस की, रिएक्टिव चीज कभी भी नहीं जाएगी, याद रखना इस बात को। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, OH- की, I- की, Br- की, Cl- की। तो मोस्ट लाइकली टू बी डिस्चार्ज एंड लेस लाइकली टू बी डिस्चार्ज, पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा, तुम इसको देखकर डिसाइड कर सकते हो। ओके, सम नॉनसेंस इन CBI, सम Sir? नॉनसेंस इन CBI। एक निमोनिक है इसको याद करने का, सम नॉनसेंस इन CBI, CBI, सम नॉनसेंस इन। Sir, you're lagging a lot. हेलो जी, Sir, you were violently lagging. ओके, अच्छा जी, अच्छा आप सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। अच्छा जी, ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है एन आयंस की, और वो जो मेटल में ऊपर लिखी हुई थी वो कैट आयंस की रिएक्टिविटी सीरीज है, सही है। तो इस सीरीज का फायदा ये होता है कि आपको पता लग जाएगा पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में तो यही तुमसे पूछता है ना यार, कैथोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे कौन जा रहा है। यस,
सर एनोड पे ऑक्सीजन कब जाता अब्दुल्ला है बोलो। हैलोजन के एनोड पे हैलोजन के अच्छा, इंस्टेड एनोड पे ना बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास सोडियम क्लोराइड है। अब क्लोराइड जाएगा या वाटर का OH माइनस जाएगा? अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो वाटर का OH माइनस चला जाएगा। OH माइनस जाकर करेगा क्या? ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ तो मतलब लेस वाटर एंड मोर सोडियम क्लोराइड, तो Cl माइनस जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। तो OH माइनस जब जाता है ना एनोड पर, OH माइनस, सो द प्रोडक्ट विल बी ऑक्सीजन। नो, अगर आपने OH माइनस लिखा गलत हो जाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोडक्ट बताओ, लेकिन तुम लिख रहे हो OH माइनस हो, तो क्या OH माइनस प्रोडक्ट है क्या? भाई OH माइनस जब जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन। तो तुम O2 लिखो, O2 लिखो तुम। लेकिन ऐसा डाइल्यूट के केस में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में तो पानी कम हो जाता है ना, तो O2 नहीं जाएगा बल्कि Cl माइनस जाएगा, यानी कि क्लोरीन गैस बन जाएगी हैलोजन आपकी। जाएगा। ओके तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ओके प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर का भी टॉपिक था आपके पास। ऊपर हमने जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस की उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ था। अब जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो कॉपर का बना हुआ है बेटा। कैथोड भी कॉपर का है और एनोड भी कॉपर का है। कैथोड भी कॉपर का है, एनोड भी कॉपर का है। लेकिन एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर है और जो कैथोड है वो आपका प्योर कॉपर है। अगर आपको याद हो, कॉपर निकल निकल के एनोड से कैथोड पे आ रहा होता था, निकल निकल के एनोड से कैथोड पे आ रहा होता था। मैं आपसे पूछता था यार कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होगा, आप बोलते थे सर नहीं होगा। मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे सर कोई सॉल्यूशन से कॉपर तो नहीं निकल रहा, सॉल्यूशन वाला कॉपर तो सेम है। सॉल्यूशन में जितने कॉपर थे अब भी उतने ही कॉपर है। सॉल्यूशन में से तो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही कॉपर की, और सॉल्यूशन का कलर तो ब्लू है। ब्लू क्यों है? क्योंकि कॉपर ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू है। तो सॉल्यूशन से कॉपर की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, सो द कलर विल रिमेन द सेम। और इसमें जो कैथोड और एनोड यूज हुए इट्स मेड ऑफ कॉपर। नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैथोड और एनोड यूज होते हैं वो Sir, the ग्रेफाइट के copper होते is हैं। वही formed डिफरेंस at है। the cathode, right? The copper यस, is formed एग्जैक्टली। at the cathode. इसका हिंट पता है क्या है? कि कॉपर इज 2+। 2+ बिल, टू Uh, प्लस क्या करेगा? अपने ऑपोजिट पे जाएगा। तो ऑपोजिट कौन है? कैथोड है। कैथोड इज नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिएगा इस इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर कैथोड पे जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, सो द मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस एंड द मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस। तो ये मैं आपको एक okay, sir, आइडिया दे and रहा हूँ, the याद दिला रहा हूँ। electrolyte is कॉपर okay, and सल्फेट। sir, the electrolyte is soluble copper, some salt, right? Soluble salt in copper. यस, कॉपर The सल्फेट electrolyte. सॉल्युबल है। हाँ, Okay. इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट, सिंपल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती थी भाई? भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती थी? किसी भी चीज की अपीयरेंस को इम्प्रूव करना हो, शाइनी बनाना हो, तो मेटल का कोट कर देना। लेट सपोज आपके पास एक स्पून है, इट्स मेड ऑफ क्रोमियम। अब क्रोमियम उतर गया, तुम उससे बिरयानी खा रहे हो 1 साल से, पता लग गया कलर ही खराब हो गया। तो अब तुम्हें उस स्पून पर क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है, तो तुम उस स्पून को नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव बनाओ उस स्पून को, कैथोड बनाओ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करो और उसको क्रोमियम के सॉल्ट में डिप कर दो। जब तुम उसको क्रोमियम के सॉल्ट में डिप करोगे ना, तुम ले लो फर्स्ट को क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम इज प्लस। तो जब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, बैटरी ऑन की, तो ऑपोजिट चार्जेस जब अट्रैक्ट होने शुरू हुए तो क्रोमियम आपका जाके चिपक जाएगा किस पर? स्पून पर, क्योंकि स्पून पर नेगेटिव चार्ज है। थोड़ी देर बाद जब तुम उसे निकालोगे तो जो स्पून होगी उसकी सरफेस काफी शाइनी हो जाएगी, बिल्कुल न्यू हो जाएगी वो स्पून। इस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। आजकल कार्स पर जो कलर होता है वो भी एक टेक्निक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें भी कार की बॉडी को हम कैथोड बना देते हैं और उस फ्लेयर को हम क्या बना देते हैं? एनोड। तो ऑपोजिट चार्जेस जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो जो कंपनी का कलर होता है उसकी शाइनिंग, उसकी स्मूथनेस, उसकी वो एक अलग ही होता है बिल्कुल, एज कम्पेयर टू द वन विच यू आर डूइंग। आप घर में लाके स्प्रे कर दो तो वो वाली स्मूथनेस नहीं आएगी जो एक कंपनी फिटेड कलर की होती है। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोलिसिस वाली टेक्निक यूज करके कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वी डू कोटिंग ऑन मेटल। किसकी? किसी भी चीज पर किसी भी मेटल की कोटिंग कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। बस जिस चीज से भी तुम्हें कोटिंग करनी है, इट शुड बी कैथोड, इट शुड बी कैथोड, क्योंकि Sir, उस चीज पर electrolyte मेटल क्या आके होती है? चिपकेगा। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? Sir, electrolyte क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट ले लो, कोई भी सॉल्यूबल चीज लेनी होती है जिसकी तुम प्लेटिंग करवाना चाहते हो। अब तुम स्पून पे क्रोमियम की प्लेटिंग करवाना चाहते हो तो एक तो क्रोमियम का सॉल्ट लो, कोई भी सॉल्यूबल सॉल्ट, क्रोमियम नाइट्रेट ले लो, क्रोमियम सल्फेट ले लो।
और स्पून को नेगेटिव बनाओगे। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा जी, ओके सर। पीरियोडिक टेबल में वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, काफी ज्यादा। ग्रुप 7 तो खास तौर पे कलर बिकम्स डार्कर, ग्रुप 7 की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 7 की बात कर रहा हूँ। कलर बिकम्स डार्कर, कलर बिकम्स डार्कर, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, एस्टेटीन सॉलिड, तो सॉलिडिटी इंक्रीजेस, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, है ना, है ना। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, सर रिएक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ऊपर गैस है, बीच में लिक्विड है, नीचे सॉलिड है। सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस, IMF increases, so that's why melting point increases, boiling point increases। बात समझ आ रही है मेरी, So क्या कह रहा sir, हूँ मैं अब्दुल्ला? to group 7 sir, does the color become darker as you go down the group? यस, क्योंकि फ्लोरीन पेल येलो, क्लोरीन ग्रीन, ब्रोमीन Okay. ब्राउन ऑरेंज ब्राउन, आयोडीन ब्लैक ब्लू, पर्पल पर्पल ब्लैक सॉलिड होता है, और एस्टेटिन फुल ब्लैक सॉलिड होता है। कलर बिकम्स डार्कर, साइज ऑफ द नॉन मेटल इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये ट्रेंड्स याद करो इन ट्रेंड्स को। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि इस चैप्टर की ब्यूटी है, इस ग्रुप की जो ब्यूटी है वो इनके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल दी है इन्होंने। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो आएगा क्लोरीन, इसको धक्का देगा, ब्रोमीन को बाहर निकालेगा, खुद उसकी जगह आके लग जाएगा। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर इसकी जगह मैं तुम्हें कहूं कि Br2 + NaCl होगा, तो तुम कहोगे नो रिएक्शन। मैं पूछूंगा क्यों, तो तुम कहोगे ये तो लेस रिएक्टिव है, ये तो नल्ला है, ये कैसे इसको डिस्प्लेस करेगा, कभी भी नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस बच्चे को पता होगा जिसको रिएक्टिविटी पता होगी। जिसको घंटा यही नहीं पता कि मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है, वो तो फिर अनशन कुछ भी लिख के आ जाएगा। तो याद रखना, पहले रिएक्टिविटी याद करोगे, उसके बाद तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाओगे। ग्रुप 1 इज वेरी इजी। आपका सिलेबस जब से चेंज हुआ है, ग्रुप 1 के रिएक्शन तो नहीं आते हैं। वेरी इजी, सॉफ्ट मेटल्स हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो डेंसिटी है, हाईली रिएक्टिव है। व्हेन दे डू रिएक्ट विद वाटर, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बबल विल बी फॉर्म्ड, एफरवेसेंस विल बी सीन। बबल्स है, एफरवेसेंस है, फिजिंग है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना बेसिकली। बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे फ्लोट्स ऑन वाटर, दे डू नॉट सिंक इन वाटर, क्योंकि लो डेंसिटी होती है इनकी, लो टेम्परेचर, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। बस प्रॉपर्टीज याद रखो यार, एंजॉय करो भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट, हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट का भी कोई रिएक्शन नहीं आता, प्रॉपर्टी पूछेगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट है, दे हैव हाई डेंसिटी है, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है। नोबल गैसेस की क्या आती हैं? व्हाई दे आर अनरिएक्टिव, देयर आउटर शेल इज कंप्लीट, दे आर मोनोएटॉमिक, दे आर इनर्ट गैसेस। यूजेस पहले आते थे, यूजेस अब सिलेबस से निकल गए हैं, यूजेस याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर की जान कौन है? हैलोजेंस। हैलोजेंस आप इसकी प्रैक्टिस करो, खासतौर पे ट्रेंड इन रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, ग्रुप 1 का ट्रेंड भी तुम्हें पता होना चाहिए, ग्रुप 2 का ट्रेंड भी पता होना चाहिए। ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ग्रुप 7 का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, उल्टा 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 उल्टा। ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ग्रुप 7 की रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, एक दफा से फिर उल्टा। ये दो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी का और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। बहुत मेहनत करो इस पे, बहुत मेहनत करो, बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। अच्छा जी, आइए जरा, एनर्जी चेंजेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो बिल्कुल ही बेबी चैप्टर है। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है ये पूरे होल IGCSE या GCSE में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो एनर्जी जो एब्सॉर्ब। कैसे पहचानेंगे? उसमें मैं सॉरी सर, जो एंथैल्पी क्या? चेंज होता है ना, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंथैल्पी चेंज कहाँ आता है और दूसरा वाला हीट अच्छा, क्या कंफ्यूज? अभी रिलीज अभी अभी देखो, अच्छा ड्रॉ अभी करने देखो में। जरा, देखो, असल में ना डेल्टा H की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव दी हुई है तो ये एक्सोथर्मिक है, और अगर आपको डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव दी है तो ये एंडोथर्मिक है। एक तो ये याद करो।
एक्सो में टेम्परेचर रिलीज होता है, एंडो में टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है। एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है, एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक तो ये डिफरेंस है। फिर डेल्टा एच की वैल्यू से तुम पहचान सकते हो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन एनर्जी इज रिलीज। एंडोथर्मिक की क्या होती है, व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अच्छा, एक्सोथर्मिक की और एंडोथर्मिक की दो दो डेफिनेशन होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी भी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जो बॉन्ड मेकिंग होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो एंडोथर्मिक होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक होता है, जो बॉन्ड मेकिंग होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। यार, एग्जामिनर तुमसे पूछता है डिफाइन एक्सोथर्मिक ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। अच्छा जी, ओके। सो मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब। बस 2 मार्क पूरे हुए। क्या बोला मैंने? मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब। बच्चा कहता है सर ये क्या बनता ही नहीं बन रही, कोई समझ ही नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? मोर एनर्जी इज रिलीज का क्या मतलब है? भाई मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास एक रिएक्शन है हेबर प्रोसेस का, N2 + 3H2 gives 2NH3। तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन है। इसमें जब तुम इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो यू हैव टू प्रोवाइड दिस मच एनर्जी। जब ये बॉन्ड बनता है इतनी एनर्जी इज रिलीज्ड। मैं आपसे पूछूं टोटल एनर्जी बताओ, आप बोलोगे सर -5 आंसर है। ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है, तभी तो एक्सोथर्मिक है। तो कैसे डिफाइन करूं? मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक भाई। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक इसका उल्टा है, मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब देन रिलीज। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये आती है पेपर में, ओके। इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी आती है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? एनर्जी एब्सॉर्ब माइनस एनर्जी क्या, जुगाड़ में बताएं इसका। जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। पाकिस्तान रेलवे का उल्टा। ये अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता तो मैं कहता पाकिस्तान रेलवे। ये रेलवे और पाकिस्तान है, उल्टा है उसका। तो बड़ी आसानी से बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है भाई? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एनी केमिकल रिएक्शन। आइए जरा ग्राफ पर। बेटा ये एक्सो का ग्राफ है, रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, ये एक्सो है। एक्सो में एरो नीचे बनता है डेल्टा एच का, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं कंपैरिजन कराऊं, ये एक्सो की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना ये कम है, एंडो की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा है। एंडो के ग्राफ में एरो अपवर्ड बना हुआ है। बेटा एंडो के ग्राफ में एरो कहाँ बना हुआ है? अपवर्ड बना हुआ है। जबकि एक्सो के ग्राफ में एरो कहाँ बना हुआ है बेटा? डाउनवर्ड बना हुआ है। ये कंपैरिजन है इन दोनों का, इन दोनों ग्राफ का, याद रखिएगा ये बात कि जो एंडोथर्मिक का ग्राफ है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो लेंथ है वो बड़ा है, और डेल्टा एच का जो एरो है वो अपवर्ड है। जबकि उसमें देखो एक्टिवेशन एनर्जी की जो लेंथ थी वो कम थी और डेल्टा एच का जो एरो है वो डाउनवर्ड है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, ग्राफ में। तो ये ग्राफ अगर तुम्हारे जहन में होंगे तो तुम पहचान भी सकते हो कि किसको मैं क्या बोलूं। फ्यूल सेल। फ्यूल सेल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्यूल सेल की इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन याद कर लो। ये Sir, इक्वेशन can याद you कर लो, please डिटेल में scroll समझाने का up? I टाइम want to नहीं है। take a screenshot, please. Okay, sir. बेटा ये फ्यूल सेल की इक्वेशन है। फ्यूल सेल में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वाटर बन जाता है। वाटर आपकी गाड़ी के साइलेंसर से निकल जाएगा, देयर इज नो पॉल्यूशन, जस्ट एंजॉय। और काफी ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स होती है, इसका एडवांटेज है, अ लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, देयर इज नो पॉल्यूशन, और कंटिन्यूअस सप्लाई देता है आपको। और इसका What? ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन को आप स्टोर नहीं कर सकते हो, एक्सप्लोजिव है और अभी चीप नहीं है, बहुत कॉस्टली है ये अभी फिलहाल के लिए, इतना ज्यादा कॉमन नहीं हुआ है। तो फ्यूल सेल के आने के भी चांसेस हैं बेटा, ओके। फ्यूल सेल तुम्हें पता होना चाहिए उसमें क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। एनोड की इक्वेशन, कैथोड की इक्वेशन और ओवरऑल इक्वेशन। सो ओवरऑल इक्वेशन सेज दैट
water is produced by the reaction of hydrogen and oxygen. So and a lot of energy is released. उस energy से हम अपनी गाड़ियां चलाएंगे. So this is called the fuel cell. Hydrogen oxygen fuel cell है basically है. ये भी बहुत आसान टॉपिक है, आपको अच्छी तरह पता है इस टॉपिक का बेटा. ये किसका गेम है? कोलिजन का. कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा? तुम बोलोगे कंसंट्रेशन इंक्रीजेस सो द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस. व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस सो द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. व्हेन द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस so यानी कि frequent collision increases, so there is a maximum probability of a successful collision, so hence the rate of reaction increases. भाई पार्टिकल को टकराना है, बस बस बस. प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीजेस, पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर. पार्टिकल कम क्लोजर टू ईच अदर तो क्या मतलब है? दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर. उसके होने से क्या होगा? देयर विल बी अ फ्रीक्वेंट कोलिजन, देयर विल बी अ फ्रीक्वेंट सक्सेसफुल कोलिजन, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, कोलिजन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, कोलिजन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. So there is a successful collision between the particle, hence the rate of reaction increases. Surface area increases, so particle का collision increases, particle का collision increases, successful collision increases, successful collision increases, so the rate of. मतलब कैसा टॉपिक है यार ये. बस तुम तो, ये तो तुम्हारे ये बाएं हाथ का खेल है भाई. एकदम बिल्कुल बच्चों वाला गेम है ये सारा. सारी गेम यहाँ पे कोलिजन की है. बार बार कोलिजन, बार बार कोलिजन, बार बार कोलिजन की बात करो. तो ये मैंने आपको भेज दिए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे, ये आपसे आराम से हो जाएगा. सही है ना? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है, खुद यूज भी नहीं होता. ये मोहल्ले की वो औरत है जो खुद लड़ाइयां तो करवा देती है, खुद साइड पे हो जाती है भाई. माजरत के साथ एक जुमला मशहूर है, वैसे ही कह दिया मैंने. तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवे. ये कैटलिस्ट का काम है, कैटलिस्ट की जॉब है ये. अब मैंने कैटलिस्ट बताया है कि हेबर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, और कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है, क्रैकिंग में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट होता है, हाइड्रोजनेशन में निकल कैटलिस्ट होता है, और एक मिनट अब्दुल्ला, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 कैटलिस्ट होता है. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5. ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है कि कैटलिस्ट का यूज कहाँ कहाँ पर है. हाँ आप बोलो अब्दुल्ला. Sir, catalyst increase the speed of reaction without increasing the activation energy. Decreasing the activation energy and provides alternative pathway without its being used. खुद यूज नहीं होता वो, without its being used. Okay बेटा, ये अमोनिया वाला चैप्टर है, इसमें हेबर प्रोसेस था कंप्लीटली. उसकी कंडीशंस लिखी हुई थी हमारे पास. कितना टेम्परेचर होता है, कितना प्रेशर होना, कितना प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है, कितना टेम्परेचर होता है, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं इसमें, ये सारी चीजें. कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं उसके अंदर, और क्या है क्या नहीं है. बात समझ रहे हो? तो ये उससे रिलेटेड है बेसिकली ना ये. अच्छा जी. इसी तरह से आपके था, कौन सा नहीं था, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपके पास. फर्टिलाइजर नाइट्रोजन उसमें होता है, और बेसिक बेसिक एलिमेंट्स है ना आपके पास. जैसे अमोनियम नाइट्रेट है एक फर्टिलाइजर, अमोनियम फॉस्फेट भी आपके पास फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस एक एलिमेंट है. तो फर्टिलाइजर की थोड़ी बहुत डिटेल है इसके अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन से रिलेटेड है ये टॉपिक हमने बीच में किया था. एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, SO2 का सोर्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है. इसी तरह से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का सोर्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है. एसिड रेन का आपके पास, एसिड रेन क्या होती है बेसिकली, आपके जब कोई भी एसिड, लेट सपोज आपकी SO2 गैस रिलीज हुई, उसने एटमॉस्फेयर में वाटर से रिएक्शन किया, एटमॉस्फेयर में उसने वाटर से रिएक्शन किया, और जो है वो H2SO4 बना लिया. H2SO4 बना लिया तो वो एज एसिड रेन आकर बरसना शुरू हो जाएगा आप पे. बात समझ रहे हो? इसी तरह से NO2 गैस जब रिलीज होती है तो इट गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, तो HNO3 एसिड बनेगा, वो इस एसिड रेन की सूरत में टपकना शुरू हो जाएगा. बात समझ रहे हो? तो एसिड रेन के डिसएडवांटेजेस भी हैं. एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर देता है ये, प्लांट को सरवाइव नहीं करने देता ये, आपकी बिल्डिंग को करोड कर देता है ये. तो काफी सारी प्रॉब्लम है इससे. इसी तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, आपके पोल्यूशन को कम करने में मदद करता है. मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड बना दिया,
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस बना दिया, मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड बना दिया। कितना बड़ा फायदा है, देखो ये दोनों टॉक्सिक हैं, लेकिन जब यहाँ पर आ गए तो लेस टॉक्सिक हो गए। तो ये किसने किया? कैटालिटिक कन्वर्टर ने किया। इसी तरह से फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है। सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे करोगे? जब वो चिमनी से निकल रहा होता है तो उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। तो वो एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये भी एक तरीका है SO2 को रिमूव करने का, ये भी एक तरीका है कि तुम उसमें क्या डाल दो? कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो। अच्छा, फिर ओजोन लेयर है। CFC ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। CFC में बेसिकली क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन वहां से निकलता है और ऑक्सीजन ओजोन से रिएक्शन करता है और उस ओजोन को वो ऑक्सीजन गैस बना देगा। तो कार्बन साइकिल अब नहीं करना, आपको पार्ट नहीं है अब आपका। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कि वो गैसेज जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, ये ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। तो होता क्या है कि सन रेज जब जमीन पर पड़ती हैं तो वो बाउंस बैक हो जाती हैं, लेकिन कुछ गैसेज ऐसी हैं जो उनको बाउंस बैक होने ही नहीं देती, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट को ट्रैप करके रखती हैं, और जो कि हमारी अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने का कॉज बनती है। ग्लोबल वार्मिंग जरूरी भी है, ये अल्लाह की नेमत है। अगर ये नहीं होता हम लोग ठिठर के मर जाते हैं, सर्दी से मर जाते हैं। लेकिन इतनी भी गर्म, इतना भी हीट ना ट्रैप करे कि वो टेम्परेचर ही इंक्रीज होना शुरू हो जाए। बेसिकली बैलेंस एक टेम्परेचर होना चाहिए हमारी अर्थ का। लेकिन अब बैलेंस नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा गैसेज रिलीज हो रही हैं, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यानी कि आपकी ये गैसेज रिलीज हो रही हैं विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए अब टेम्परेचर अनबैलेंस्ड हो गया है। तो अब ये नेमत नहीं, अब ये जहमत बन गया है हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइए जरा बेटा, ये कुछ नेम्स हैं आपके पास। एक कार्बन मेथ है, फिर एथ है, फिर प्रोप है, फिर ब्यूट है। और ये सुफिक्स है कुल। सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, डबल बॉन्ड होगा तो ENE, अल्कोहल होगा तो ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओलिक एसिड। आइसोमर्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फ्रैक्शन में मैं इसकी बात कर रहा था, ये आपको याद होने चाहिए। फ्रैक्शंस, ये वाले फ्रैक्शंस है वो। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, एल्केन की तरफ आते हैं जरा हम। बेटा एल्केन जो होते हैं ना, एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी में आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, कंबस्शन रिएक्शन। एल्केन में क्या था आपके पास? कंबस्शन रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता था कंप्लीट कंबस्शन में। और इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता था? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, इनकम्प्लीट कंबस्शन में। और एक और हम रिएक्शन करते थे एल्केन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता था। तो ये एल्केन के रिएक्शन है। ऑर्गेनिक के नोट्स में दोबारा शेयर कर देता हूँ आप लोगों को याद दिलाने के लिए। सही है ना? एक दफा रिव्यू कर लेना उसको लाजमी। एल्कीन में हमारे पास कई रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजनेशन है। एल्कीन को एल्केन बनाना हो, हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस एंड निकल कैटलिस्ट, तो आपका जो एल्कीन है वो एल्केन बन जाएगा। इसी तरह से अगर तुम्हें एल्कीन से हेलोजिनो एल्केन बनाना हो तो ब्रोमीन ऐड कर दो। ब्रोमीन अपना कलर चेंज कर लेता है, ब्रोमीन डी कलराइज हो जाता है। ये तो एक बहुत अच्छा टेस्ट भी है बिटवीन एल्केन एंड एल्कीन। अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो आप उसमें ब्रोमीन डाल दो। अगर ब्रोमीन अपना कलर चेंज कर रहा है तो एल्कीन इज कंफर्म्ड, और अगर अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है तो एल्केन इज कंफर्म्ड। एल्कीन को अल्कोहल बनाना हो तो वाटर ऐड कर दो। कंडीशन क्या है? इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, और कैटलिस्ट कौन है? फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि H3PO4 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। और एल्कीन का क्या करते थे हम? पॉलीमराइजेशन। इथीन से पॉलीथीन बन जाता था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता था, पॉलीमराइजेशन। क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द क्रैकिंग, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। और इसमें हायर टेम्परेचर चाहिए होता है हमें, हायर प्रेशर चाहिए होता है, और कैटलिस्ट भी चाहिए होता है। अल्कोहल्स में हम क्या करते हैं? अल्कोहल में हम क्या करते हैं बेसिकली? अल्कोहल में हम ये कर रहे होते हैं कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको क्या करना है बेटा? ग्लूकोज को अल्कोहल बनाना है तो आप उसमें एंजाइम डाल दो। आप उसमें एंजाइम डाल दो, दैट इज यीस्ट। और टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो उसे 30 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एनारोबिक कंडीशन। तो आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है फर्मेंटेशन का। तो ये आपके पास क्या बन गया? अल्कोहल। इसी तरह से बेसिकली अल्कोहल की प्रिपरेशन है, अल्कोहल की प्रिपरेशन है, बात को समझो। और अगर आपके पास अल्कोहल है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो आप उसमें पोटेशियम मैंगनेट डाल दो, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे रिएक्शन आपको वहां लिखे हुए मिल जाएंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीजें आप एक दफा रिव्यू कर लेना इसको अच्छी तरह से। सही है ना?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना अगर क्योंकि आप पूरा पूरा एथेनॉल में क्वेश्चन आता है इसका एक ना। अगर आप एथेनॉल में डालें सॉरी, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बिल्कुल KMNO4 को अगर तुम एथेनॉल में डालोगे ना तो वो एथेनोइक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और प्रोपानॉल होगा तो प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। ब्यूटानॉल होगा तो ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा। हेक्सानॉल होगा तो हेक्सानोइक एसिड बन ओके, जाएगा। फिर मेरे पास एक तो क्वेश्चन है बेसिकली सर। चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। So I have a question. Sir, I know how to draw the basic structures, the monomers, but I get confused when drawing the ester link. जो ester link होती है ना, शायद उसमें water remove करना होता है, मैं उसमें confused हो जाता हूँ। ओके, अभी बता देते हैं, अभी मैं बता देता हूँ वो कैसे वो होता practice है। एक मिनट, अभी बता देते हैं बेटा एसिड कैसे बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है ना किसी भी मेटल के साथ, क्योंकि ये एसिड है, सो इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इसी तरह से अगर आपको एस्टर बनाना हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है। याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव होता है और अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव होता है। ये दोनों रिएक्ट करके वाटर रिलीज हो जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये बन गई एस्टर लिंकेज आपके पास। बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है, तो वाटर बन जाता है और आपके पास एस्टर बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। बड़ा सिंपल सा है, तो एस्टर लिंकेज ये होती है। इस एस्टर को तुम ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, पता है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो, तो ये एस्टर आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वापस दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। अगर तुम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दो, लिंकेज दोबारा टूट जाएगी। मैक्रोमोलिक्यूल में आपके पास पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर क्या है? बेसिकली पॉलीमर क्या है आपके पास? पॉलीमर आपके पास होता यह है कि जब लार्ज मॉलिक्यूल आपका स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, जब आपका लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बेटा पॉलीमराइजेशन ना यार आपके पास दो तरह की होती है। एक होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और बेटा एक होती है आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक कौन सी होती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एक आपके पास होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है और कंडेंसेशन में लिंकेज बन जाती है। कोई ना कोई इस तरह का आपको शेप नजर आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये तो आम आंख से भी तुम्हें नजर आ जाएगा ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ओके बेटा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा ये वो हुआ। अब आप एक काम करिएगा, अब आप एक काम करिएगा बेटा,